गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ यू में। और जैसा कि हमारा आपका एक चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन को जो चैप्टर में आपको पढ़ना है वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। रही बात नोट्स की, तो आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिसको जैसे भी नोट्स बनानी है आप हमारी नोट्स बनाइए, चाहे जिसकी नोट्स बनाइए, पर जो नोट्स में रहे वो दिमाग में रहे, इसको ध्यान दीजिए। ठीक। दूसरी चीज कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेबर वर्क नहीं करना है कि आप लिखते चले जा रहे हैं, छापते चले जा रहे हैं, पूरी किताब में ही तो छपा हुआ है, फिर कॉपी नोट्स बनाने का क्या मतलब था। तो इसीलिए कहने का मतलब है आप बेहतर नोट्स का चुनाव करिए। आप ऐसी नोट्स बनाइए जिसमें जितने भी पॉइंट्स रहें वो सब आपके दिमाग में रहें, क्योंकि आपको लिखना है, किसी और को नहीं लिखना है। ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को आप व्यवस्थित कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जैसे बनाइए, चाहे जैसे पढ़िए, बट जो भी पढ़िए वो कहाँ आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाते हैं इसी चैप्टर में। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया था। 2-3 पॉइंट्स आपको बताने हैं, मतलब वर्ड्स बताने हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है और जिसका मतलब आपसे पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा और सभी वर्ड्स के ध्यान से मतलब अपने दिमाग में रखिएगा। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिस समाज में आप रह रहे हैं तो उस समाज में भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स आपको आगे कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में कितना हुआ है एक बार हम जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। और कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैंने कहा इस सेट ऑफ बुक्स है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी कंट्री के लिए। फिर इसी में और आगे बढ़े तो मैंने आपको कहा अगर हम कंपेयर कराते हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। और मैंने कहा अगर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा है, सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले हमें किसको पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हमें वहां की सोसाइटी के बारे में जानना होगा। तो मैंने आपको बताया अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो 3 तरह के लोग वहां पर रहते थे। पहले थे ब्लैक्स, जो वहां के नेटिव थे, मतलब वहीं से बिलोंग करते थे और इनकी पॉपुलेशन लगभग 3/4 थी टोटल पॉपुलेशन के। कलर्ड, जो बेसिकली रेशियल सेपरेशन से मिक्स्ड थे, मतलब ना वो गोरे थे ना वो काले थे, और बेसिकली कहा जाता है माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए हुए थे। व्हाइट्स की अगर बात करते हैं तो द रूलर ऑफ साउथ अफ्रीका कॉल देमसेल्फ व्हाइट्स, मतलब जो गोरे थे वो अपने आप को रूलर कहते थे कि हम हैं साउथ अफ्रीका के रूलर। तो 3 तरह के लोग वहां पर रहते थे। ब्लैक रहते थे जो वहां के नेटिव थे, कलर्ड रहते थे जो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया के थे, और व्हाइट्स जो थे जो वहां पर रूल कर रहे थे। फिर और आगे बढ़े तो मैंने कहा वहां पर एक सिस्टम चल रहा था और इसी सिस्टम के खिलाफ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या है, अपार्थाइड सिस्टम व्हाइट्स के द्वारा लाया गया था, इम्पोज्ड बाय व्हाइट्स एंड यूरोपियन ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब जो यूरोप से आए थे साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स रहने, उनके द्वारा यह अपार्थाइड सिस्टम लाया गया था, जिसकी पॉलिसी थी कि हम रेशियल सेपरेशन करेंगे, मतलब रंग के आधार पर भेद करेंगे, मतलब रंग के आधार पर लोगों को डिवाइड करेंगे, एंड इल ट्रीटमेंट टू ब्लैक, और काले हैं जिसके कारण उनके साथ क्या किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कैसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है सेग्रीगेशन। उसको हमने पढ़ा सेग्रीगेशन में। हमने कहा अगर सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो ब्लैक्स जो थे वो बेसिकली व्हाइट्स के एरियाज में उनको जाना अलाउ नहीं था, और अगर जा भी रहे हैं तो बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। क्या चीज, अगर आप वहां की ट्रेन्स, बसेस, क्लॉथ्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सभी चीजों को ब्लैक्स और व्हाइट्स के आधार पर सेपरेट कर दिया गया था। मतलब कि अगर आप बस में चढ़ रहे हैं तो ये बस ब्लैक के लिए होगी और ये अच्छी वाली बस किसके लिए होगी, व्हाइट्स के लिए होगी। तो ये क्या कहलाता था, ये आपका सेग्रीगेशन कहलाता था। तो इतना पॉइंट आपने बताया। फिर मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसे बन रहा है, तो मैंने कहा 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला 1950 में देख रहे हैं हम कि जो लोग हैं वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर एक पार्टी बन रही है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर इसी प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं 1964 में जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या होता है, नेल्सन मंडेला उनके साथ साथ जो और लीडर्स होते हैं उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाता है, मतलब आजीवन कारावास हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जब इनकी सरकार बनती है, मतलब 28 साल बाद ये लाइफ इंप्रिजनमेंट से बाहर आते हैं और 26 अप्रैल 1994 को वहां का नया फ्लैग बनता है और साउथ अफ्रीका को एज अ रिपब्लिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, नया फ्लैग बन गया। कब बन रहा है, 26 अप्रैल 1994 को। और मैं फिर देखा, मैंने आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि वहां पर
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपका देखिए एक डेट होगी 10 दिसंबर 1996 को आपका वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। ये है नेल्सन मंडेला जो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे अब आ जाएंगे अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने कहा देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कॉन्सिक्वेंस अबाउट व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब इन्हें ये टेंशन नहीं थी कि कैसा हमारा देश दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तो पहले से ही बनाकर ड्राफ्ट तैयार कर रखा था। कब? तो कहा 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर लीडर्स जो कांग्रेस नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था, मतलब सेव कर लिया था 1928 में। फिर 1931 के कराची अधिवेशन या कराची सेशन की बात करेंगे तो कांग्रेस के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से सेव करके बनाकर रख लिया जाता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से दिखना चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया? तो 1935 में पढ़ते हैं तो एक एक्ट आता है जिसका नाम है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग चीजें कॉपी की गई थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 में। मैंने कहा 1937 में इलेक्शंस होते हैं, 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। फिर मैंने कहा कि भारत की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें कैसे ली, कहीं दूसरी जगह से कॉपी किए गए। जैसे आइडियल्स की बात करेंगे तो आइडियल्स कॉपी किए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे तो कॉपी किए गए हैं यूएस से। पार्लियामेंट में कैसे काम करना चाहिए, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा कैसी चलनी चाहिए, तो इसको ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। और सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की अगर बात करेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन से इसे कॉपी किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि कैसे कौन सी असेंबली बनी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। पहली जो जुलाई 1906 में इसकी पहली मतलब बनाई जाती है और पहली बैठक हो रही है इसकी 1946 में। सून आफ्टर अब इसी 1947 में आपकी कंट्री को डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद देखा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने मेंबर्स का योगदान था, तो 299 मेंबर्स, एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। मैंने कहा 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, पर लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को आपका लगभग 2 महीने बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। देखिए ये पूरी डेट अगर आप बात करें तो पूरा मैंने आपको एक चार्ट से समझाया था कि दिसंबर 9 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। फिर दिसंबर 11 1946 में मतलब 2 दिन बाद अब मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग लेगा कौन? तो राष्ट्रपति लेगा ना, तो इसीलिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर अगस्त 29 1947 को डॉक्टर एक कमिटी अपॉइंट होती है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, और जिसके अध्यक्ष इसको बनाया जाता है आपके BR अंबेडकर को। फिर आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि यहां से बढ़िए कि ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है तो और जनवरी 24 द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया जाता है। जनवरी 26 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लीगली रूप से आपका इन्फोर्स्ड हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, साइंड हो गए। उसके बाद लागू कब होता है, इन्फोर्स्ड कब होता है लीगली रूप से? तो कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लीगली रूप हो रहा है। कितना समय लग रहा है? तो 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज आपके लग रहे हैं। उसके बाद यहां से मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, याद रखना है। मैंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी का लीडर किसे चुना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। यंग इंडिया एक पुस्तक है जिसको किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। और मैंने कहा 2 शब्द आपके सोशलिस्ट और सेकुलर, अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या होते हैं सोशलिस्ट और क्या मतलब होता है सेकुलर का। ये दोनों जो ऐड किए गए हैं ये आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है 42वें संविधान संशोधन जो होता है 1976 में। इसमें ये दोनों वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया है। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज यहां से स्टार्ट करते हैं आपके मेन पॉइंट से का क्या मतलब आपको बेसिकली ये जानना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है उसको कहते हैं सोवरेन। ठीक है, सोवरेन का मतलब क्या होता है? पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। कह रहे हैं कि यहाँ के लोग के पास ही सुप्रीम राइट है कि यहाँ के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डील कर सकते हैं।
बट नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई दूसरे देश मतलब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को नहीं चला सकते हैं। इसके बारे में बात कह रहा है कि मतलब हमारे देश के लोग ही इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजंस लेंगे। कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश के किसी भी मैटर, चाहे इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल हो, इसमें डील नहीं कर सकता है या फिर इसमें डिक्टेट नहीं कर सकता। सोवरिन का मतलब है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों जो डिसीजंस लिए जाएंगे तो यहां के लोगों के द्वारा ही लिए जाएंगे और दूसरा व्यक्ति क्या है इस डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो सोवरेन का मतलब, ठीक है, सोवरेन का मतलब आपके मैटर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स की जो पावर होगी, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो यहीं के लोगों के पास होगी। उसके बाद दूसरा वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, आपने अभी सुना होगा या फिर आप जब से देखेंगे सरकार बनी है भाजपा की तो इस वर्ड का बहुत उपयोग किया जा रहा है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। मतलब कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां, मतलब भारत ऐसा देश है जहां पर आपको कोई भी धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और जो भी यहाँ पे रहते हैं, आप जान रहे हैं भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई टाइप के लोग रह रहे हैं, मतलब हर अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए भारत में कोई आपका ऑफिशियल रिलीजन, जैसे श्रीलंका में बात करेंगे तो बुद्धिज्म है, मैंने आपको बताया। अगर आप और देशों की बात करेंगे तो वहां भी कोई ना कोई आपका, जैसे आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी का, आप मतलब यूरोपियन कंट्री में लगभग क्रिश्चियनिटी वहां का ऑफिशियल रिलीजन है, पर भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं इस धर्म को ही मानना है तो आप कह दीजिए नहीं, हमारे संविधान में लिखा है सेक्युलर वर्ड, और सेक्युलर वर्ड हमें बताता है कि हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, हम हर धर्मों को मानेंगे, हर धर्मों को बराबर मान्यता दी जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो दो वर्ड बताएं। पहला बताया सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि मैंने कहा कि सोवरेन में पीपल के पास, लोगों के पास, यहाँ के पास राइट होता है कि डिसीजन ले सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल पावर में कोई भी देश के बाहर की पावर यहाँ के गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, नहीं चला सकती है। उसके बाद सेकुलर का मतलब है सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। मतलब जहाँ के लोग हैं वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और गवर्नमेंट भी ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट को भी हर रिलीजन को बराबर का रिस्पेक्ट या बराबर की सम्मानता देनी चाहिए, ये कहता है हमारे संविधान का सेकुलर वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है देयर आर नो अनरिन्यूएबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। मतलब आप क्या सोच रहे हो इसको कोई बदल नहीं सकता, मतलब आपको फ्रीडम है। देयर आर नो अनरिन्यूएबल, ऐसा नहीं कि आप गलत सोच रहे हो और उसको गलत कर रहे हो। तो अनरिन्यूएबल का मतलब है बिना कारण आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कारण होगा, आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, मन में उसको मारने को सोच रहे हो, तब तो आपको रोका जाएगा, पर अनरीजनेबल आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपकी सोच पर। एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आप अपनी थॉट्स को किस तरह, अब ये नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हो और गाली देते हुए चल रहे हो, कह दो मेरे मन में गाली चल रही है तो इसलिए मैं गाली देते हुए चलूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी लिखा है, तो पटक के मारे जाओगे वहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए अनरीजनेबल एक वर्ड लिखा है कि अनरीजनेबल मतलब बिना कारण के आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है किसी चीज को सोचने के लिए और जो आप सोच रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ये भी वर्ड पूछ लिया जाता है क्योंकि कठिन वर्ड होता है। मैंने कहा ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मतलब वसुधैव कुटुंबकम को बताता है हमारा फ्रेटर्निटी। मतलब ये फ्रेटर्निटी बताता है कि इस देश में जितने भी लोग हैं हम यही सोचेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे कि हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फॉलो सिटीजन एज ए इंफीरियर। मतलब किसी को बाहरी या दूसरे, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जो पहाड़ी होते हैं उनको दूसरे चाइनीज चाइनीज कहने लगते हैं, तो ये गलत बात है। अपने देश के हैं तो वो हमारी फैमिली से ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारी फैमिली और किसी को दूर का या बाहर का नहीं समझा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। मैंने कहा जितने सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली। मैंने कहा वेल्थ जो होगी, देश जितना भी कमा रहा है वो सामाजिक रूप से कमाएगा और सभी में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये बात मैंने वहां भी बताई थी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लैंड्स की, उसके बाद जितने भी आपके
इंडस्ट्रीज हैं, इन सब की ओनरशिप मतलब मालिकाना जो गवर्नमेंट की है, ठीक है, इनको हमेशा चेंज करता रहेगा। मतलब इसका जो चेयरमैन होगा या जो इसका अध्यक्ष होगा, जिसके हाथ में पावर होगी, ये हमेशा बदलता रहेगा। सोशलिस्ट का मतलब केवल यही है कि सामाजिक का मतलब है जितनी भी वेल्थ होगी वो समाज के द्वारा ही बनाई जाएगी और समाज के लिए ही बनाई जाएगी, समाज को ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बेसिकली सभी को क्या करती है, एक इक्वल राइट्स देने का काम करती है। दे रिड्यूस एंड होल्ड देम अकाउंटेबल एंड द गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंगली टू सम बेसिक रूल्स। मतलब गवर्नमेंट जो रूल करती है, डेमोक्रेसी का मतलब है वही, डेमोक्रेटिक का मतलब वही, डेमोक्रेसी का मतलब है जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया। और लास्ट है रिपब्लिक। अगर रिपब्लिक की बात करते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी। रिपब्लिक का मतलब हिंदी में होता है गणतंत्र, और मैंने कहा जो देश को चलाएगा वो इलेक्ट होकर। रिपब्लिक का मतलब है कि जो देश जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देश हमेशा इलेक्टेड पर्सन मतलब जो चुन कर आएगा वही चलाएगा। कोई भी हेरिडिटी मतलब है अपने वंश से उठकर नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो इतने वर्ड्स थे जो आपको मुझे बताने थे इस चैप्टर से संबंधित। एक और दो और हैं, जस्टिस और इक्वलिटी। आप जान रहे हैं कि सिटीजन को सभी जस्टिस मिलेगी और सभी को बराबर समझा जाएगा। तो ये तो दो सिंपल वर्ड्स थे। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया जिसका नाम था आपके इस चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनको एकदम रट लीजिए, इसको एक बार यहाँ नोट्स से पढ़ लीजिए, आज मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको एक बार किताब से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी एकदम कवर हो जाएंगी, तो ये चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कल हम इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, कल रक्षाबंधन है तो हो सकता है आपके लिए अवेलेबल रहे, हो सकता है ना आ पाए, ना वीडियो बना पाए, पर सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखते हैं कल क्या होता है, अगर समय रहेगा तो बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, हम आपके साथ। और आपके पास भी अगर समय है तो पढ़ते रहिए, पूरी वीडियो देखा करिए, आधी बीच में मत छोड़ा करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर मुलाकात होती है आपसे।